नमस्कार। प्रारब्ध के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय क्या दूं, क्योंकि हमारे तमाम दर्शकों का 4 जून के नतीजे आने के बाद 4 जून को लगातार 10:30 घंटे तक हम प्रारब्ध पर लाइव रहे और गौरव प्रधान जी उसके हिस्से रहे और हमारे खास अतिथि रहे। हम लगातार इलेक्शन रिजल्ट पर बात करते रहे, लेकिन कुछ यात्राओं के सिलसिले में गौरव प्रधान जी का वीडियो पर आना संभव नहीं हुआ। दर्शकों की बहुत ज्यादा डिमांड थी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी, एक छोटे से अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रारब्ध पर। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गौरव जी, इलेक्शन के रिजल्ट के दिन लगातार हम लोगों की बात जरूर हो रही थी और शाम के 7:30 बजे तक हमारी आपकी बात हुई और लगातार उस 10:30 घंटे की कवरेज को दर्शकों ने बड़ा स्नेह दिया। लेकिन अब जब 1 महीने सरकार को बने हो चुके हैं, रिजल्ट को आए 1 महीने हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लिया है और न सिर्फ शपथ लिया है बल्कि इस समय जब आप बात कर रहे हैं तो वो अपने दूसरे विदेशी दौरे और पहले बायलैटरल द्विपक्षीय पहला स्टेट विजिट रशिया का कर रहे हैं, जहां पे डिफेंस डील ऑलमोस्ट डन है। कल जिस तरीके की पुतिन के साथ उनका जो केमिस्ट्री देखने को मिली, यानी नरेंद्र मोदी पहले दूसरे टर्म के तरह ही तीसरे टर्म पे अपने काम पे हैं। उनका मंत्रिमंडल तक वही है जो लगभग उनके अभी पुराना मंत्रिमंडल था। ऐसे में आपसे बहुत सारी और बातें करनी है, विपक्ष के चाल चलन पर भी आएंगे, लेकिन दर्शकों की बेहद मांग पर जो चुनावी नतीजे रहे हैं उसको लेके, यानी इलेक्शन रिजल्ट्स को लेके क्या कहेंगे गौरव प्रधान? अवनीश भाई, बहुत सारे मित्रों ने मेरे चैनल पे लिखा कि आपने जो 400 पार का नारा दिया, आपने जो 350 बोला, 325 बोला, उस सब की हवा निकल गई और आप केवल गलत बोलते हो, सही नहीं बोलते हो। मतलब अब मैं अपने थोड़ा मॉडरेट शब्दों में बोल रहा हूँ। जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो भाषा शायद चैनल के लायक नहीं है। मैं इन लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं। मैं किसी भी चैनल पे जब भी बोलता हूं या आप जैसे व्यक्तियों के साथ मेरा संवाद होता है चैनल पे, तो आप एक बात मत भूलिए कि मुझे फॉलो करने वालों में बहुत से सैकड़ों कार्यकर्ता भी हैं। सैकड़ों भी नहीं, हजारों कार्यकर्ता भी भाजपा के हैं। अगर मैं पहले दिन बोल दूं कि ऐसी चीजें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, बता दीजिए? मोराल खत्म होगा, नहीं होगा? तो इसलिए मेरे को अवनीश भाई 1 सेकंड का मैं पॉज लूंगा, जरा मेरा फोन बज रहा है, अगर आपको दिक्कत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद को म्यूट करके पास ले लें। और दर्शकों देखिए, गौरव जी ने जो अभी एक बात कही ना दर्शकों कि साहब, इलेक्शन जब चल रहे होते हैं तो न सिर्फ नेता, न सिर्फ कार्यकर्ता, न सिर्फ पार्टियां, बल्कि उनके समर्थकों को भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि मोराल कहीं से ब्रेक ना हो। गौरव जी वापस आ गए हैं, तो हम ये गौरव जी के साथ ही इस बातचीत को फिर से क्रम को शुरू करते हैं। जी गौरव जी, बिल्कुल मोराल कम ना हो, कमजोर ना हो, ये बात यथार्थ है। जी आप म्यूट है सर, अनम्यूट कर लें। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखें पिछले शायद 1 साल से, तो मैंने सटल वे में एक चेतावनी हमेशा दी है और मैंने हमेशा इस बात को बोला है, सबको जाके वोट करना है, सबको जाके वोट करना है। 400 पार का नारा जब मोदी जी ने दिया तो 400 पार का मतलब ये नहीं था कि हमें 400 पार करना है। आप भी कॉर्पोरेट लाइफ में रहे हैं, बहुत सारे दर्शक कॉर्पोरेट लाइफ में हैं। हम लोग अपना टारगेट बड़ा रखते हैं ताकि जो हमारा मिनिमम अचीवमेंट है वो हो जाए। गौरव प्रधान पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाता है कि आपको खुश करें या उसके बाद ना हो तो फिर सरकार को या मोदी को या भाजपा को गालियां दे। लेकिन जो अंदरूनी लड़ाई है, मैंने पहले इस चीज को कभी नहीं बोला खुल के
क्योंकि युद्ध में जाने से पहले एक दूसरे पे लांछन लगाना उचित बात नहीं है और मेरी आदत नहीं है। लेकिन युद्ध के बाद इन चीज़ों पे बात करना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या हुआ। अगर आप चुनाव देखें, तो चुनाव में उड़ीसा भी है, जहाँ पूरी की पूरी सीटें आई हैं, जहाँ भाजपा ने कभी सरकार नहीं बनाई थी। बहुत मध्य प्रदेश में भी पूरी की पूरी सीटें आई हैं, लगभग सब राज्यों में आई हैं। तमिलनाडु में हमें 2-3 सीटों का, 6 सीटों का अनुमान था, चलो नहीं आई है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा घात लगा है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगा है, और उसके अपने कारण हैं। कारण मैंने लिख चुका हूँ, वापस डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। चुनाव आज 9 तारीख है, एक महीना हो गया शपथ ग्रहण को, और आज हम सरकार बन चुकी है, नतीजे आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं सरकार वैसे ही काम करेगी जैसे पिछले 10 साल काम करा। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से मिले और नीतीश कुमार को अपनी तरफ करा, चंद्रबाबू नायडू को अपनी तरफ करा, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए। नीतीश कुमार को भी पलटू राम बोला, चंद्रबाबू नायडू को भी बहुत शब्दों में बात बोली। लेकिन अगर आप देख ले तो आपको समझ में आएगी कि अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ना होते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। और इन लोगों से अलायंस मोदी जी ने 400 पार के नारा देने से पहले करा था, बाद में नहीं करा था। तो ये सारी चीजें राजनीतिक रूप, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। ज्ञान देना एक बात है, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा ज्ञान नहीं देना चाहिए, जिसको जो ज्ञान दिखता है दें, डेमोक्रेसी है। लेकिन अपने नेतृत्व पे विश्वास रखना बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज हम कांग्रेस से सीख सकते हैं। कांग्रेस में एक निकम्मा निठल्ला नेता है, सब जानते हैं वो किसी लायक नहीं है, लेकिन सब उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहां आपका एक नेता है जो दिन रात लगा हुआ है 10 साल से कि भारत को बदल दें, भारत को संपन्न राष्ट्र बना दें, लेकिन आप उस पर रोज प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि किसने कितने पैसे लिए हैं, और जैसा कि मैंने आप ही के चैनल पे बोला था कि चुनाव के बाद आने वाले समय में जितने यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह से पैसे लेके और जिन्होंने अपनी यूट्यूब की जर्नी मोदी की तारीफ से शुरू करी थी और आज गालियों पे आ गए हैं, इन सबके अकाउंट खकोले जा रहे हैं और इनका भी हिसाब किताब होगा, लेकिन अपने हिसाब से होगा। आपके हिसाब से नहीं होगा कि तलवार लेके खड़े हो जाओ और काट दो, मार दो, वो चीजें नहीं होंगी। दूसरी बात, मैंने जैसे बोला कि मैं पिछले 1 साल से आपको चेतावनी दे रहा था, सटल वे में, खुल के नहीं दी थी। उसका कारण है कि मैं भी इस देश का एक सिपाही हूं, और सिपाही कभी भी ये नहीं बोलता है कि लड़ाई में जाओगे तो मर जाओगे। सिपाही हमेशा ये बोलता है लड़ाई में जाओगे तो हम जीत के आएंगे, और वही मेरा स्टैंड था। तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जो मुझे बोलना चाहें बोलिए, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आपके सामने फ्रांस है, मैं यूके की बात नहीं करूंगा, मैं फ्रांस की बात करूंगा। फ्रांस में गठजोड़ करके, वही इंडी अलायंस का गठजोड़ करके फार लेफ्ट पार्टी आगे आ गई हैं, जीत गई हैं, और आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं फ्रांस में किस तरह के राइट्स हो रहे हैं। मैंने आपको आज से नहीं, हमेशा से, जब से राहुल गांधी ने केरोसिन शब्द का इस्तेमाल करा है, तब से मैंने समझाया है कि राइट्स राइट्स राइट्स, ये एक ही उद्देश्य है इनका। अब अगर मान लीजिए कांग्रेस के 272 से ज्यादा सीटें आती हैं, 272 सीटें आती, तो जो आज फ्रांस में हो रहा है वो भारत में हो रहा होता।
और अगर नरेंद्र मोदी की 400 पार आ गई होती एनडीए की, तब भी वही होता जो आज फ्रांस में हो रहा है। ये जो मिडिल पाथ है 240 का और अलायंसेस के साथ 272 पार करने का, इसने वो सारी चीजों को सप्रेस कर दिया कि वो राइट्स ना हो। जी मैं एक बात बड़ी साफ बोलना चाहता हूं। आपको लगता है कि गौरव प्रधान नरेंद्र मोदी का चमचा है, ये आपकी सोच है। मेरी सोच ये है कि मैं नरेंद्र मोदी को समझता हूं और मैं समझ के वो बात करता हूं कि जो राष्ट्र के और धर्म के संगत हो, क्योंकि राष्ट्र और धर्म अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्र के बिल्कुल। बिना धर्म नहीं है और धर्म के बिना राष्ट्र नहीं है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें तो खुशगुजार होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए नरेंद्र मोदी का कि उनकी दूरदृष्टि की वजह से आज भारत बच गया जलने से। और केरोसिन के वक्त से मैंने आपको आप ही के चैनल पे 50 बार इस बात को बोला होगा कि इन लोगों का केवल एक मकसद है, भारत को जलाना। सत्ता के लिए भारत को जलाना कोई बड़ी चीज नहीं है इन लोगों के लिए। सत्ता में आने के लिए ये क्या बोलते हैं उसको, भारत को जला भी सकते हैं। तो हम, लेकिन जहां तक सवाल रहा, जैसे कि कुछ लोगों ने लिखा नरेंद्र मोदी वीक हो गए हैं, अमित शाह जी वीक हो, सरकार वीक हो गई है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ना सरकार वीक हुई है, ना नरेंद्र मोदी वीक हुए हैं, ना अमित शाह वीक हुए हैं, ना मंत्री वीक हुए हैं। जो पहले जो कोर मिनिस्ट्री है, बाकी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जो 6-7 कोर मिनिस्ट्री हैं वो वहीं की वहीं हैं। उन्हीं लोग, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इसी को कहते हैं, जब एक मंत्री कंटिन्यू करता है एक टर्म के बाद दूसरे टर्म में भी। फॉरेन मिनिस्टर वही है, फाइनेंस मिनिस्टर वही है, आपका होम मिनिस्टर भी वही है, आपका डिफेंस मिनिस्टर भी वही है, आपका सेमीकंडक्टर और रेलवे मिनिस्टर भी वही है। तो जो सीसीएस है, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी, वो वहीं की वहीं है, वो कहीं नहीं गई है। तो अब अगले 5 साल में क्या होगा, इस चुनाव के नतीजों से जो अगले 5 साल दिखते हैं, क्या बदलाव होगा कि 240 और 303 नहीं आई, तो 240 में क्या बदलाव होगा? 240 में कुछ बदलाव नहीं होगा, केवल राहुल गांधी मेढक की तरह और उनके कुंभा मेढक की तरह संसद में शोर और मचाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो बिल पास होने हैं वो बिल पास वैसे के वैसे होंगे, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके बिल पास होंगे जो पहले होते हैं। उसमें आप किसी को कमजोर मत समझिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी को उनके एडवाइस की जरूरत है, उनको मैं बड़े खुले शब्दों में बहुत सम्मान के साथ बोल देता हूं कि 6 बार का चुनाव हुआ व्यक्ति है, 3 बार चीफ मिनिस्टर, 3 बार प्रधानमंत्री, ठीक है, वो 6 बार का 40 साल उसके निकले हैं सड़क पे पूरे भारत में घूमने में और समझने में, और 30 साल उसका संवैधानिक पद पे। तो जो लोग नहाने के बाद दीवार का सहारा लिए बिना कच्छा भी नहीं पहन सकते, वो कृपया एडवाइस ना दें। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं एडवाइस देने के लिए, आप स्वतंत्र हैं, जी डेमोक्रेसी है, उसका जो मन आए वो बोले। लेकिन लीडरशिप की पहली नियम ये होता है कि वो लीडर के साथ खड़ा हो। अगर आपको अपने लीडर पे विश्वास है तो प्रश्न नहीं आएंगे। आप प्रश्न जब करते हैं तो आप बताते हैं कि आपको अपने लीडर पे विश्वास नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो चीजें ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं और बदल सकते हैं, जो सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूं, आइए चुनाव लड़िए। अगर जमानत बचा लो तो ही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद एडवाइस की बात करना।
बिल्कुल गौरव जी। और आपने जिस विस्तार के साथ, और ऐसा नहीं है कि ये अचानक आज कह रहे हैं, 4 जून को जब नतीजे आ रहे थे दर्शकों, आप सभी ने बहुत स्नेह दिया। उस पूरे 10.5 घंटे लाइव रहना किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन प्रारब्ध ने आप सबके आशीर्वाद से वो काम किया। जैसे जैसे नतीजे आते गए, ये सारी बातें, ये सारा आत्मचिंतन, ये सारे फैक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है, लेकिन गौरव जी आपने जिस विस्तार से इसको समाप्त किया, ये बहुत बड़ी चीज है। एक सवाल, अब मैं सीधे चलता हूं। बिल्कुल सही बात है, नरेंद्र मोदी अपने तीसरे जी। एक चीज मैं बीच में बोल दूं, जो हमने 4 जून को आपके चैनल पे लखनऊ में बैठ के जो हमने डिस्कशन करा था 10 घंटे का लाइव देख के, मैं सच बताऊं मुझे भी एज ए इंसान धक्का लगा था, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी थी। और मैं अपनी मेहनत का बखान करना नहीं चाहता, लेकिन 10 साल इस देश के लिए और इस सरकार के लिए समर्पित रहा हूं, बिना एक पैसा किसी से लिए या किसी बहकावे में आए। आप मेरा 10 साल पहले जो मैं लिखता था और आज मैं लिखता हूं, मेरे लेखन में कोई फर्क नहीं आया है। और ये तभी होता है जब आपको किसी चीज की रिटर्न आपको इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपको रिटर्न क्या मिलेगा। मैं यहाँ कोई पद लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं अपने राष्ट्र के लिए आया हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात। और यहां पर एक देखिए ना, जिस समय आपने अभी फ्रांस का एग्जांपल दिया, मैं उसमें जोड़ रहा हूं, मैं उसमें ब्रिटेन जोड़ रहा हूं, मैं उसमें ईरान जोड़ रहा हूं। और कोविड के बाद जितने भी देशों में सत्ता बदली, एक सत्ता बदलाव का दौर चल रहा है। और ऐसे माहौल में फ्रांस का उदाहरण तो मतलब हमें बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए। और आप ही हैं जो कहा करते थे कि ये इलेक्शन धर्म युद्ध है, और निश्चित रूप से वो धर्म युद्ध भारत ने जीता है। 241 सीटें, पंडित नेहरू की बराबरी की बात बिल्कुल झूठी है, बेमानी है। पंडित नेहरू आजादी के बाद पहली बार सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, 2 बार इलेक्शन से जीत के आए थे। और ये अलग बात है कि तब माहौल क्या था, तब सोशल मीडिया नहीं था, हर कोई ऐरा गैरा मुंह उठा के सवाल नहीं पूछता था साहब, तब के पार्टियां पंडित नेहरू थे। वो भी भूल पार्टियां कितनी जाइए, थी, पार्टियां कितनी थी। भाजपा बिल्कुल थी, सही बात है। भाजपा नहीं थी वहां पर, ठीक है ना। तो देखिए, नेहरू से तो मोदी बहुत आगे निकल चुके हैं, अगर हम मैं वही कंपैरिजन, लेकिन हम वो मैं कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि समय बदल चुका है, परिपाटी बदल चुकी है, काम करने के तरीके बदल चुके हैं, जियो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। जब नेहरू जी थे और उन्होंने जो 3 चुनाव लड़े थे, तो भारत दुनिया के अग्रिम गरीब देशों में गिना जाता था। एक था। भारत जियो पॉलिटिकल पावर नहीं थी। आपने बात करी यूके की, आपने बात करी ईरान की, बात हम्म। सही है आपकी, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि आपने कल तो ये लिखा था कि यूके का जो नया प्रधानमंत्री है वो ऐसा होगा, लेकिन फिर वो फार लेफ्ट है। देखिए बंधुओं, एक होती है लोकल पॉलिटिक्स और हम्म। एक हम्म। होती है जियो पॉलिटिकल। 4 साल आपने बाइडेन को देख लिया कि बाइडेन ने अमेरिका का क्या हाल कर दिया है। अब आपके सामने फ्रांस और यूके है। फ्रांस के राष्ट्रपति हों, यूके के प्रधानमंत्री हों, या आने वाले समय में ट्रंप हों अगर होते हैं, तो इनका अगला टर्म अपने देश को सुधारने में और नॉर्मलाइज करने में निकल जाएगा। भारत भारत तेज चल नहीं रहा है, भाग रहा है अपने प्रगति पे। तो भारत का स्टेचर बहुत ऊंचा रहेगा। आज भी आप देखिए तो अमेरिका ने एक स्टेटमेंट रिलीज करा है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम भारत के प्रधानमंत्री जो रशिया में हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो पुतिन से बात करें यूक्रेन के लिए। यानी आज दुनिया नरेंद्र मोदी को वो पिवटल पॉइंट समझती है, जहां पर नरेंद्र मोदी की हैसियत है कि वो किसी देश से बात करके उसको मनवा सकें। वो करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज है, वो उनका नेतृत्व है, वो उनकी सोच है, वो उनकी जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। हम उसमें नहीं जाते, हम उतने क्वालिफाइड नहीं हैं
उनको राय देने के लिए। लेकिन ये है कि आज दुनिया का विश्वास अगर कहीं जाके टिकता है तो वो भारत पे टिकता है। तो वो बिल्कुल। भारत कैसे टिका? राहुल गांधी तो केरोसिन हो, अग्निवीर के नाम पे दंगे कराओ, केरोसिन के नाम पे दंगे कराओ, नीट के नाम पे दंगे कराओ। मुझे को एक चीज बता दीजिए आप लोग, मैं कह रहा हूं चलिए आप कांग्रेसी मित्र हैं हमारे, बड़ी खुशी की बात है। जरूरी नहीं है कि आप भाजपा का समर्थन करें, आप कांग्रेस का सर हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मुझे एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन या आइडिया राहुल गांधी का बता दीजिए जो देश हित में हो। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा गौरव जी, एक चीज और, आपने चुनाव का विश्लेषण किया, आपने साथ में ये बताया कि साहब किस मुहाने हम आके लगे हैं और हम भाग रहे हैं, प्रगति के रास्ते भाग रहे हैं, ये हमारी सकारात्मक दौड़ है और वहां कंटिन्यूटी आई है भारत के संदर्भ में। संभवतः यही वजह है कि आज अमेरिका अगर अपील कर रहा है सहायता करने के लिए, तो वहीं जलन भी है, बहुत आग लगी हुई है साहब, किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, ये एक क्रूर सच है। अब हम चर्चा के दूसरे भाग पे आते हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में शपथ लेने को आज 1 महीने हो गए हैं, उसी तरह इस देश के विपक्ष जो कि 99 नंबर पाके इस तरीके से कह रहा है कि जैसे साहब वो जीत गए हैं। सबसे बड़ा एक शुभ मैं जो देखता हूं, 4 जून को नतीजे आने के बाद जो पार्टी सरकार बनाने जा रही थी, जो गठबंधन सरकार बनाने जा रहा था, मैं 4 जून की बात कर रहा हूं, उसके चाहे वो नेता हों, चाहे वो संगठन के लोग हों, चाहे समर्थक हों, चाहे उसके कंटेंट क्रिएटर्स हों, हम आप सारे दुखी थे। अभी आपने कहा बिल्कुल दुखी थे, धक्का लगा था, बड़ा धक्का लगा था। लेकिन सवाल ये है कि जो ऐतिहासिक रूप से नरेंद्र मोदी से तीसरी बार हारे हैं, वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो सत्ता में आ गए। एक सवाल मैं सामने रख के मैं चाहूंगा कि विपक्ष के पूरे चरित्र को आप बांच दें। ये राहुल गांधी, कम से कम उन्होंने मुझे चौंकाया है जब उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद अपने पास रखा, क्योंकि मैंने ही नहीं बल्कि आम धारणा रही है कि राहुल गांधी लगातार अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति का नाम है। लेकिन राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन का पद, जो कि संवैधानिक पद होता है, हालांकि वो पूर्णतः संवैधानिक पद नहीं है, एक औपचारिक रवायत वाला पद है, उसको लेने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाए, बल्कि हाउस में हद दर्जे की जो सस्ती बातें हो सकती हैं वो शुरू किया। ऐसे में प्रधानमंत्री जिन्होंने 10 साल तक हाउस में बहुत ही विनम्रता, बहुत ही शिष्टाचार तरीके से बात किया, उन्होंने भी इस बार राहुल के सामने याद दिला दिया कि कांग्रेस का इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम राहुल गांधी आगे बढ़ के लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, इसके पीछे क्या, मेरा जो अनुमान है कि किन्हीं बाहरी शक्तियों या भारत में पूरी तरीके से नकारात्मकता फैलाने के लिए अब उन्होंने ड्राइविंग सीट ली है कि गाड़ी तो भाई चलाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक बेहद छोटी सी चीज सर, आपकी बात बहुत मार्के की है, ये वही राहुल गांधी हैं और पूरा विपक्ष है। नतीजे आने के ठीक पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर नतीजे हमारे खिलाफ आए, हमें सूट नहीं किए, तो पूरे देश में आग लगाएंगे। नतीजे तो सूट नहीं किए उनको, लेकिन देश में आग भी नहीं लगी। उसका क्या कहेंगे कारण, आप कांग्रेस के इस चरित्र को? जी। उसका उसका कारण है कि हारी हुई, एक सेकेंड अवनीश भाई, मेरे को ये कॉल लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आप लें, बिल्कुल आप लें। और दर्शकों, जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए ना, अभी अभी जो बातचीत में आई कि आप सबको याद होगा कि ईवीएम पर इस बार बातें नहीं हो रही। दूसरा, 4 जून के नतीजे आने से पहले यही था कि आग ही लगा देंगे, सड़क पर उतर जाएंगे, एक पूरी योजना दिखाई दे रही थी। जी गौरव जी। क्षमा कीजिए, वो मैं कोई बात असल में काम में ही हूँ, आपने मेरे को पकड़ रखा है। ठीक है, तो वो फ्रीडम नहीं है मेरे पास आज। खैर, पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने जब बोला था कि अगर नतीजे हमारे फेवर में नहीं आए तो हम देश में आग लगा देंगे, फ्रांस में क्या हो रहा है? वही है ना, मतलब पीछे बिल्कुल। तार तार जिन जिन लोगों के हाथ में डोर है, ये वही लोग हैं जो फ्रांस में भी खेल रहे हैं, जो भारत में भी खेल रहे हैं। अब
हमारे लिए सबसे आसान होता है सोरोस को बोलना, लेकिन सोरोस के पीछे कौन है? सोरोस के पीछे, मैं आज खुल के बोल रहा हूं, ओबामा, बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन के हाथ हैं। कबाल के असली मालिक यही हैं। और ये सीआईए जो एजेंसी है, अराजकता फैलाने में दुनिया में यही है। अब राहुल गांधी ने जाके प्रॉमिस करा था, हमें सपोर्ट करिए, इस बार हम चुनाव जीत जाएंगे, सब कुछ ढंग डोरी हो जाएगा, लूटमार फिर से शुरू हो जाएगी, सब खुश होंगे, आप भी लूटना हम भी लूटेंगे, भारत बहुत संपन्न राष्ट्र है और यहाँ लूटने के लिए बहुत माल है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू केवल सोता रहता है, हिंदू को प्याज टमाटर और पेट्रोल के आगे दुनिया देखता नहीं है, आराम से लूटेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, या कहिए महादेव के आशीर्वाद से, गाड़ी वहां जाके रुकी जहां इनको समझ में ही नहीं आया कि क्या है। ना हम हारे ना हम जीते। तो जब कबाल ने इनसे बोला कि भैया अब हमने तुम्हें 15 साल मतलब 3 टर्म सपोर्ट कर लिया, अब हम तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इन्होंने भीख मांगी है कि हमें एक मौका और दीजिए सपोर्ट करने का, और यही कारण है लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लेने के लिए। अब अगले 5 साल ये लीडर ऑफ अपोजिशन भाषा की मर्यादा का तार तार करेगा, संसद की मर्यादा को तार तार करेगा, और ये अपने आकाओं को साबित करने के लिए कि हाँ, हम पे अभी भरोसा रखिए, हम अभी नहीं तो 2029 में और 5 साल कोशिश करेंगे मोदी की सरकार गिर जाए, वो हम काम करते रहेंगे। लेकिन इनके सपनों में जिन्होंने इन्हें सपनों से जगा दिया, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे कि नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी भी पलट सकते हैं। जहां तक मेरी पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, जो मैं शॉर्ट एनालिसिस करके देखता हूं, और नीतीश कुमार की स्ट्रेंथ और वीकनेस, चंद्रबाबू नायडू की स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये लोग अगले 5 साल कहीं नहीं जा रहे, ये वहीं के वहीं रहेंगे जहां आज खड़े हैं नरेंद्र मोदी के साथ। तो बहुत सारी चीजें परसेप्शन पे नहीं टिकती हैं। आप भी जानते हैं कि मैं परसेप्शन और नैरेटिव के हिसाब से ना लिखता हूं और ना बोलता हूं, मैं जो फैक्चुअल है वो बात बता रहा हूं। तो आने बिल्कुल वाले टाइम में अराजकता और होगी, शोर और मचेगा, भाषा की मर्यादा की जो एक सीमा है, आप बोलेंगे बॉटमलेस, ठीक है ना, ये कितने हर बार ये आपको साबित करेंगे कि आप गलत हैं, कि इससे नीचे हम नहीं जा सकते, हम तो और नीचे जा सकते हैं। तो बिल्कुल, और ये दृश्य देखा जा रहा है, ये दृश्य देखा जा रहा है गौरव जी, चाहे संसद हो और चाहे सड़क पे हो। आप देखिए, संसद में वो व्यक्ति हिंदुओं को हिंसक बोलता है, और उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जब वो गुजरात में जाता है, अहमदाबाद में, वो ये कहता है कि हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। हालांकि ये अवसर अगर मिला है तो यही भारतीय वोटर से ही उसको मिला है, लेकिन कुल मिला के एजेंडा अगले का बिल्कुल साफ है, उसे हिंदुओं के खिलाफ नफरत की राजनीति करनी है। वजह ये कि ऐसा करते हुए उसने 99 नंबर पा लिए हैं। ये अलग बात है कि उसने कितने में 99 नंबर पा लिए हैं। ऐसे में हिंदुओं क्या हिंदुओं के आप हिंदू नफरत को और बढ़ाए जाते हुए देख रहे हैं अगले 5 सालों में? बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हिंदू, जब इन्होंने ये, आप खुद सोचिए, इनमें वो कहां से कॉन्फिडेंस आता है कि हिंदुओं को हिंसक बोल दें, हिंदुओं को गाली दे दें, हिंदू सनातन धर्म को अपशब्द बोल दें। ये वही राहुल गांधी है ना जो मंदिर भागते थे, भगवा पहन के और रुद्राक्ष और ड्रामा, और इनकी बहन त्रिशूल लेके घूमती रहती थी महादेव के लिए, और तपस्या करती रहती थी, नौटंकी 2 कौड़ी की। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इनको इतना कॉन्फिडेंस और इतना करेज कहां से आता है कि ये हिंदुओं के बारे में बोल सकें। उसका बहुत सिंपल आंसर है
क्योंकि हिंदू टमाटर, प्याज और पेट्रोल के आगे की दुनिया है ही नहीं उसकी। अगर आज आपने मुसलमानों के लिए बोला होता कि इस्लाम हिंसक है तो अब तक काट के डाल दिए जाते। लेकिन हिंदुओं के बारे में जब आप बोलते हैं हिंदू हिंसक होते हैं, तो आप खुद देखिए हिंदुओं ने क्या कहा। अरे नहीं नहीं, राहुल गांधी ने तो किसी और मकसद से बोला था, किसी भाजपा के लिए बोला था, संघ के लिए बोला था। तो राहुल गांधी के वक्तव्य का को कंडेम करने की जगह, उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होने की जगह, हम उसके वक्तव्य का जस्टिफिकेशन देने में ही अपनी महारत और अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म समझते हैं। तो हम एक डरपोक सोई हुई कौम है, ठीक है ना। हमें प्याज, टमाटर, आलू के आगे हमारी दुनिया है ही नहीं। 100 गौरव रुपए जी, टैक्स दे दो, 10 रुपए टमाटर सस्ता कर दो, हिंदू नंगे होके नाचना शुरू कर देंगे। ये वो सर हिंदू आपने ये जो बात कही, बिल्कुल बिल्कुल आपने ये जो ये बात कही, एक खतरनाक एंगल जरा देखिए। आपने कहा ना कि लोगों ने ही करेक्ट करना शुरू किया, नहीं नहीं उन्होंने भाजपा वाले को बोला है, उन्होंने आरएसएस वालों को बोला है। ये खतरनाक साजिश है। आप देखिए, भाजपा का हिंदू और गैर गैर भाजपाई हिंदू, ये जहर बोया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एक जो पीढ़ियों से इनकी चलाई जाने वाली एक जो चाल थी, जिसको सेकुलर, हम सेकुलर हैं, हालांकि 2014 के बाद ये भ्रम टूटा, और ये भ्रम इस कदर टूटा कि अब डिवाइडर पर बहुत कम लोग खड़े हैं, या तो एक पक्ष में हैं या नहीं है। लोगों ने ये धूर्तता भी देखी कि सेकुलर शब्द के पीछे की क्या धूर्तता थी। ऐसे में अब जब सेकुलरई नाम की चिड़िया फेल हो गई है, उसके पर कट गए हैं, वो शहीद या बर्बाद हो चुकी है, तो ये भाजपाई हिंदू और गैर भाजपाई हिंदू के तौर पर अब ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है। इन्होंने जातियों में बांट लिया, इन्होंने धर्म में बांट लिया, अब ये हिंदू में हिंदू को डिवाइडेशन कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं कि हिंदुओं को बांटने की बात ये नेतागण क्यों सोचते हैं। उनका मुंह, बिकॉज वो एक सच्चाई जानते हैं जो हिंदू नहीं समझ रहा है, कि हिंदू प्याज, टमाटर, पेट्रोल पे बिक जाता है। 100 रुपए पे कोई भी हिंदू बिक जाएगा। 1000 रुपए का बेनिफिट दे दो टैक्स में, ये लोग नाचना शुरू। देश तो हिंदुओं के लिए आता ही नहीं है यार। देश कहां है हिंदुओं के लिए? हिंदुओं ने कब बात करी अपने देश के लिए? देश तो हमारे लिए तब आता है जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हम जब मर जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तब हम बात करेंगे देश के लिए। हमने अपनी जिम्मेदारी कहां समझी है? और आप और बातें छोड़ दीजिए। आप मेरे मित्र हैं, आज से नहीं सालों से हैं। आपको पता है मैं एक पैसे के लिए काम नहीं करता हूं और लिखता हूं। या आपके भी प्रारंभ चैनल पे जब मैं आता हूं, नेचुरली कुछ यूट्यूब रेवेन्यू आता होगा। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन गालियां किसे पड़ती हैं? मुझे पड़ती हैं। 400 पार और 350 की फिगर तो सारे एग्जिट पोल ने दिखाई थी ना। बिल्कुल। तो गालियां एग्जिट पोल को क्यों नहीं देते हो? गालियां न्यूज चैनल को क्यों नहीं देते हो? गालियां मिलेंगी तो केवल गौरव प्रधान को मिलेंगी, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूं, सच बोलता हूं। ठीक बात। 100 रुपए, 50 रुपए बिल्कुल ठीक और बात। पेट्रोल पेट्रोल के लिए हिंदू अपनी बहू बेटियों को बेच दें यार। ये देश बेहद बच निराशाजनक स्थिति है, लेकिन ये सच यही है। ये देश बच गया, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। लोगों की सोचने समझने की शक्ति नहीं है। मैं 10 साल से बोल रहा हूं, अगर 2014 में कांग्रेस आई होती, भारत के आज 5 टुकड़े हो चुके होते। कश्मीर आपका नहीं होता लद्दाख के साथ, अरुणाचल आपका जा चुका होता, केरल, तमिलनाडु कट चुके होते, पंजाब पाकिस्तान में मिल चुका होता। आपको समझ में ही नहीं आ रही है। आज भी ज्ञान बेचते रहते हैं, टैक्स के लिए सरकार कुछ करे। अबे कितना टैक्स बचाओगे तुम लोग? कभी जाके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा टैक्स के रेट क्या होते हैं। 80% इस देश का व्यक्ति, टैक्स पेयर 10 लाख से कम कमाता है।
उसको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये धन्ना सेठ बात करते हैं, 800 रुपए का पिज्जा खाते हुए आपको समझ में नहीं आती है। 200 किलोमीटर ड्राइव करते पे आपको 10 घंटे लगते थे, तब आपको टैक्स याद नहीं आया, लेकिन वही आप आज आपको 3.5-4 घंटे लगते हैं। आपका पेट्रोल बचता है, समय बचता है, गाड़ी में डैमेज कम होता है, उसके शॉकर डैमेज कम होते हैं, टायर कम घिसता है। वो वैल्यू आपको नहीं कैलकुलेट हो रही है। देश की बात कौन करता है? क्षमा करें, मैं बिल्कुल नहीं, मैं भावनाएं समझ रहा हूँ गौरव जी। और आपने एक बात कही ना, आप ही की बात से बात निकाल के बोल रहा हूँ। 100 रुपए पे और प्याज और टमाटर के भाव देखने वाला एक जो हिंदू वर्ग है, और दूसरी तरफ देखिए सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेंगे, फ्री का राशन लेंगे, हर सुविधाएं सरकार की लेंगे, फिर भी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। ये मजहब वालों का फंडा कितना क्लियर है, और उसके बरक्स अपने को देख लीजिए। ये दो कौड़ी के हिंदू और खास तौर से ये यूट्यूबर और ट्विटर में बैठे हुए जो अयोध्या और काशी के बारे में बात करते हैं कि उसको मुआवजा नहीं मिला, उसको, अरे भाई तुम्हारी दुकान इलीगल थी तो वो हटेगी। सरकार ने तो कहा ना कि कागज लेके आओ, अगर तुम्हारे पास कागज मिला है सर, ये भी दुष्प्रचार है। मुआवजा खूब मिला है सर, उस पर भी बात कर लेंगे, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। ये क्या बेहयाई कर रहे हैं? हजारों हजार करोड़ रुपए के मुआवजे मिले हैं, सबको मिले हैं, इसके साक्ष्य मौजूद हैं। यही तो वो प्रोपेगेंडा वार है। अमनीश भाई, मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, इसलिए नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ महिलाओं ने ग्रुप बना रखा है, एक महिलाओं ने पूरा गैंग बना रखा है काशी गैंग के नाम से, जिसमें मोदी को बदनाम कर रहे हैं। 3-3 करोड़ रुपए कहां से अकाउंट में आ गए? 3 करोड़ रुपए किसने दिए तुम्हें और क्या करने के लिए दिए? रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, मैंने खुद देखी है रिपोर्ट्स। मैं हवा में बात नहीं करता। और जिन लोगों को ये लगता है गौरव प्रधान को नरेंद्र मोदी पैसे देते हैं, भाई साहब मेरे घर आ जाइए, चाय मैं पिलाऊंगा, अकाउंट में खोल के रख दूंगा, और मेरे को दिखा देना 1 पैसे का क्रेडिट कहीं से आया हो तो। बिल्कुल ठीक बात है गौरव जी। जितना सच विवेचना आपने हम सबके बीच में रखा, मुझे लगता है कि वो सारी चीजें अब चलते चलते इन तमाम नकारात्मकताओं के बीच में सकारात्मक ये बात तो है ना सर कि तीसरी बार सरकार आ गई है जी। एक बात मैं और बहुत साफ साफ खुल के बोल दूं जी। कुछ लोगों को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी से ऊपर हैं। जैसे यूपीए सरकार में एनएसी बना था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी, मनमोहन सिंह पपेट थे। सारी फाइलें सोनिया गांधी साइन करती थी, पॉलिसी सोनिया गांधी बनाती थी, मनमोहन सिंह का काम था अंगूठा लगाओ आगे बढ़ाओ। जो व्यक्ति ये सोच के चल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हम बैठे हैं और हम जो डिक्टेट करेंगे वो नरेंद्र मोदी काम करेंगे, वो सपने से बाहर निकल आए। क्योंकि राष्ट्र के ऊपर न नरेंद्र मोदी है, न संघ है, और न आप हो न हम हैं। राष्ट्र सर्वोपरि होता है, हम केवल सैनिक हैं। और जहां तक मेरे चरित्र का सवाल है, अगर मैंने अपने 10 साल अपने लीडर के पीछे दे दिए जिसकी पार्टी का हिस्सा मैं नहीं हूं, आईटी सेल का मेंबर भी मैं नहीं हूं, मैं अकेला काम मेरे को सब लोगों ने क्यों निकाल रखा है? क्योंकि मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकता। जो बात सच है, राष्ट्र हित में है, वो मैं बोलूंगा, चाहे वो किसी को अच्छी लगे चाहे वो बुरी लगे, मेरी बला से। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी। और मुझे लगता है कि यही वो वजहें हैं जिस वजहों से वो एक शेर की लाइन है ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, है ना। तो वाकई एक झंझावात से भारत बच गया है। इस बात का कम से कम हमें धनात्मक क्रेडिट लेना चाहिए। और एक चीज आप कहूं, जब हम हिंदुओं को दोषी ठहरा रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं भी हिंदू, आप भी हिंदू है, हम दोनों आईना देख रहे हैं, हम जैसे तमाम लोग आईना देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हताशा, निराशा, दुख सब हुआ, लेकिन उसी के साथ जो खुश हो रहे हैं कि थोड़े कमजोर, थोड़े बैशाखियों वाले मोदी, तो ये भी सुन लो
कि 241 सीट, अगर तुम यही मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदू और हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की बात, तो 241 सीटों पर हिंदू खड़े कर दिए गए हैं। जो थोड़ा बहुत झटका आया है वो तुम्हें आगे पता चलेगा जी। मिड टर्म में अगर 272 हो जाए ना, तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा। ये आपने नई बात नहीं की है। दर्शक 10:30 वाला हमारा लाइव देख लें। मुझे जो टाइम पीरियड याद आ रहा है, लगभग 3 बजे के आसपास जब हम बात कर रहे थे तो ये बात निकल के आई, और ये भी हुआ था कि ये 241 कितने दिनों में हो जाएंगे। हम लोगों ने कुछ महीनों का आकलन कहा था, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और विपक्ष यानी कांग्रेस तीसरी बार भी बेरोजगार रही है। आपका सच यही है और यही सच रहेगा। दर्शकों, गौरव जी लगातार यात्राओं में थे। आप सबने लगातार पूछा गौरव जी के साथ बातचीत कब करेंगे, बातचीत कब करेंगे। हमने आज कर लिया। हालांकि अभी भी आप देख रहे होंगे, दो बातचीत करते करते भी 2 बार इनको परेशान होना पड़ा। ये अभी भी यात्रा में है। तो आज मैं आपसे बात तो बड़ी लंबी करना चाहता था। दर्शक भी आप देखेगा कमेंट में नीचे लिखेंगे कि आपने बहुत जल्दी गौरव जी को छोड़ दिया। लेकिन होता यह है कि हम दोबारा आने के लिए आज के लिए विदाई चाहेंगे आपसे जी। लोगों ने तो ये भी बोला था गौरव प्रधान भाग गया। ठीक है। दर्शकों, मैं आपके दर्शकों को एक चीज बड़ी साफ बोलता हूँ और बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ। गौरव प्रधान उस इंसान का नाम है जो गोली खा के मर तो जाएगा, लेकिन लड़ाई के बीच में से बाहर नहीं आएगा। बहुत बड़ी मैं बात। 1 महीने से अपनी यात्राओं में था। मेरा कोर्स चलता है, वो कोर्स था। मेरे को बहुत सारे और काम थे, और अभी आज भी आप देख रहे हैं कि मैं किसी होटल के कमरे में बैठा हूँ, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। मेरा अपने घर पे, अपने ऑफिस डेस्क पे नहीं बैठा हूँ। और यहाँ पर भी अगले कुछ दिन, 1 डेढ़ हफ्ता निकालना है मेरे को। उसके बाद जहाँ मैं जा रहा हूँ, वो जगह आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? बस मैं इतना हम वहीं बोलूंगा। पकड़ के हम वहीं हाँ, पकड़ के आपसे बात करेंगे और अगर ये अगर अख्तियार अगर सिग्नल मिला तो, क्योंकि जनरली आप तो भी जानते हैं कि मैं ऐसी जगह होता हूँ जहाँ सिग्नल नहीं होता है। बिल्कुल तो पहला मौका मिलता ही बात करेंगे। और जी, मैं 1 महीने से कहीं नहीं भागा था। मैं अपने काम में व्यस्त था। काम भी जरूरी है। मैं सारे निर्देशकों से एक निवेदन करना चाहूंगा। हमने जितनी कोशिश करनी थी करी, ईमानदारी से करी। सरकार भाजपा की, एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जो सीसीएस के कोर 5-6 मंत्री हैं वो वही हैं जो पहले थे। सरकार वैसे ही काम करेगी जैसे पिछले 5 साल करा। कुछ और एग्रेसिव हो जाए वो बात अलग है, लेकिन सटल वे में। और जिन लोगों को लगता है कि अब सरकार को तलवार उठा के नरेंद्र मोदी को काट छाट मचानी है, वो नहीं होगी। 2 चीजें आप अपनी डिक्शनरी में से निकाल के फेंक दीजिए, जो आप हमेशा बोलते हैं कि ये बैन कर देना चाहिए, वो बैन कर देना चाहिए। तो बैन शब्द नरेंद्र मोदी की शब्दकोश में नहीं है। दूसरा शब्द जो नरेंद्र मोदी के शब्दकोश में नहीं है, वो है राष्ट्रपति शासन। जैसा कि आप लोग बोलते हैं केरल में कर दो, बंगाल में कर दो, यहाँ कर दो, वहां कर दो। तो नरेंद्र मोदी के शब्दकोश में राष्ट्रपति शासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीति में काम राजनीतिक रूप से ही किया जाता है। राजनीतिक प्रतिद्वंदी को राजनीतिक रूप से ही प्रतिद्वंदी को हराया जाएगा, उसको एक्सपोज करा जाएगा। राहुल गांधी को इतनी ज्यादा ढील दी हुई है, इतनी ढील मिल चुकी है। आपको याद है ना, आपने सबने भस्मासुर की कहानी सुनी है ना? भस्मासुर को जब वरदान मिल गया कि अब वो नहीं मर सकता और जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो वो महादेव के पीछे भागा। ठीक है, कि वो मैं भस्म कर दूं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि भस्मासुर ने नाचा जब वो थी, और अपने सिर पे हाथ रख लिया। वो दिन दूर नहीं है जब राहुल गांधी अपने सिर पे हाथ रखेंगे।
ये आप लिख के बहुत बड़ी बात, बहुत ठीक बड़ी है। बात। और एक चीज और बताऊं, आपने पतंग वाला एग्जाम्पल दिया ना साहब, अरे पतंग को ढील दी जाती है तभी तब काट पतंगबाज जानते होंगे जब पतंग काटी जाने की योजना बना ली जाती है। तो जिन लोगों को लगता है कि 50 साल का 55 साल का राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, ज्यादा समझदार हो गया है, राहुल गांधी हैज इवॉल्व्ड, राहुल गांधी हैज कम इन अवतार, राहुल गांधी फाइनल लॉन्च इज सक्सेसफुल, खुश होने दीजिए उन लोगों को। बड़ी बात है, और क्योंकि सरकार, जी, एक सेकंड, सरकार बन चुकी है, सरकार हाँ, अपने काम करेगी। सरकार को अगले 5 साल क्या करना है वो सरकार जानती है, और कैसे करना है वो भी जानती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपना झोला उठाइए और आप जो काम करते हैं उसमें निष्ठा से काम कीजिए। जो आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, जो भी है, अपने निष्ठा से काम कीजिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले 5 साल बहुत नौटंकी होगी, बहुत से ऐसे सीन आएंगे जब आपको लगेगा, हताशा लगेगी। तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ, महादेव का नाम लीजिए और अपने काम में मस्त हो जाइए। बिल्कुल गौरव जी। और आपकी इस अंतिम कही बात से मुझे गायत्री परिवार के एक उवाज की याद आ जाती है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आपने जो कहा ना, अपना अपना काम करिए, हम सब राम जी की गिलहरियां हैं, अपना काम करते हैं। नरेंद्र मोदी थोड़े से स्वस्थ और दिल्ली में बैठे गिलहरियां, अभी तो रशिया में बैठे हुए हैं। हम लोग अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए राम जी की गिलहरियां हैं। दर्शकों, ये थे गौरव प्रधान जी। और एक छोटे अंतराल के बाद जैसे ही गौरव प्रधान जी की अवेलेबिलिटी फिर से होगी, और बहुत जल्दी होगी, मैं इन्हें पकड़ लिया करूंगा, इसकी चिंता आप ना करें। प्रारब्ध का मंच भी यही है, गौरव प्रधान भी यही है, हम भी यही हैं, आप सब भी यही हैं। तो इसी के साथ गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। इतनी व्यस्तताओं के बाद हमारी कई दिन से बात चल रही थी, बात तो हमारी अमूमन होती रहती है, लेकिन आप भी ये मतलब स्वीकारेंगे कि मैंने वीडियो चर्चा के लिए नहीं, क्योंकि मैं जान रहा था कि आपकी प्रैक्टिकली किस तरीके आपकी यात्राएं चल रही हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो एक दो मित्रों की आपस में बात हो जाना अलग बात है, लेकिन औपचारिक रूप से बैठ के इस तरह से सामाजिक और राजनीतिक चर्चा करना ये अलग बात है। इसके लिए पूरी एक माहौल चाहिए होता है, एक इत्मीनान चाहिए होता है। गौरव जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ मुझे, गौरव जी, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।